Assalamu alaikum my dear students. Today we are going to discuss transcription regulation. ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन बहुत सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज की इस क्लास में ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ब्रीफली हम जानते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स दैट कि डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए की मदद से, मीन्स ये ट्रांसक्राइब होता है। और फिर आरएनए से प्रोटीन्स, आरएनए की मदद से प्रोटीन्स बनते हैं। जब एक बार प्रोटीन बन जाए तो वो जो आरएनए मैसेंजर आरएनए बना होता है वो फिर डिग्रेड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका मकसद जो है वो पूरा हुआ होता है। तो फिर आरएनए की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर दोबारा से उस प्रोटीन की ज़रूरत हो तो फिर दोबारा से यही आरएनए जो है सेम जीन से फिर सेम तरह के आरएनए बनते हैं और सेम प्रोटीन्स दोबारा जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ एक कॉमन चीज़ है कि एक जीन जिससे एक आरएनए बनता है, सपोज करिए ये एक जीन है और एक इस जीन की जो है हमें प्रोटीन चाहिए, राइट, इस जीन की प्रोटीन चाहिए। तो फिर इस जीन से सबसे पहले क्या बनेगा, इस जीन की मदद से यहाँ पर हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनेगा। इसमें कुछ चेंजेस होंगे जिसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद, जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास प्रोटीन जो है वो बन जाएंगे। ये प्रोटीन जो है ये एक्चुअली वो मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर है, या जो मतलब कैरेक्टर है इस जीन का, वो प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, वो हमें प्रोटीन के फॉर्म में नज़र आता है। एक हार्मोन भी हो सकता है, ये किसी सेल का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या एक ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी हो सकते हैं। अगर इसमें से किसी भी स्टेज में कोई मसला आ जाए तो हमें हमारी प्रोटीन जो है ये अबनॉर्मल बन सकते हैं और ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी, इसकी फिजियोलॉजी वगैरह इफेक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये जो जीन है, जीन से लेकर प्रोटीन तक का जो सफ़र है, यह ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डॉगमा, राइट। ये सेंट्रल डॉगमा जो है ये एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट भी है। इसको हम ट्राइएड के फॉर्म में भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर डीएनए लिख दूँ, ये हमारे पास क्या है, ये वाला स्टेज जो है वो डीएनए है, ठीक है। ये जो है ये आरएनए है, और इसके बाद जो है वो प्रोटीन्स है, राइट। ये थोड़ा सा राइटिंग में मसला है तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इधर प्रोटीन्स, राइट, ओके। तो अब डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, ये तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही है जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया। लेकिन प्रोटीन का डीएनए के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, आप लोगों को पता है कि डीएनए जो है वो इंडिपेंडेंटली कभी काम नहीं कर सकता। हम आगे बहुत सारे फैक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। तो ये डीएनए जो है ये ऑलरेडी एंजाइम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि प्रोटीनिशियस फॉर्म के हैं, राइट। प्रोटीनिशियस टाइप्स के एंजाइम्स जो है, जो कि ऑलमोस्ट प्रोटीन होते हैं, इनके ऊपर ये डीएनए भी डिपेंडेंट होता है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो फिर डीएनए से आरएनए भी नहीं बन सकता, और अगर अगर फिर हमारे पास प्रोटीन ना हो तो फिर आरएनए भी नहीं बन सकता। तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये इंटर डिपेंडेंट है, मतलब डीएनए प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है और प्रोटीन डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है थ्रू आरएनए। तो ये एक इंटर डिपेंडेंट मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये जो सेंट्रल डॉगमा है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मतलब ये तो आप समझ गए हैं, इससे पहले भी हमने बात की है इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ से लेकर डीएनए से लेकर आरएनए तक का जो प्रोसेस है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्या ये ट्रांसक्रिप्शन कोई कंट्रोल करता है या कंट्रोल नहीं करता? देखिए, कॉमन सवाल है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये चीज़ कंट्रोल ना हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि कंटिन्यूसली ये आरएनए बनेंगे, और ये जो आरएनए कंटिन्यूसली अगर बन रहे हो इस तरह से तो किसी काम के तो नहीं होंगे। हर वक्त हमें आरएनए तो नहीं चाहिए ना, हर वक्त एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन चाहिए। तो इसको रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना, एक प्रॉपर पाथवे, एक प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करना, ताकि एबनॉर्मलिटी इसमें ना आए या एबनॉर्मलिटी कम से कम आए, ठीक है ना। इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ये जस्ट मैंने एक तमहीद बांधा है आप लोगों को समझाने के लिए कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी होता है। So now we have here one of the most important definition
introduction to transcription regulation. First of all, why transcription regulation is the core of cellular life. Why transcription regulation is needed. Transcription regulate करना ज़रूरी क्यों है. सबसे पहले ये रीडिंग करते हैं. रीडिंग से आपने बोर नहीं होना है. यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, वैसे भी समझाई भी हुई. Every living cell contains DNA. But DNA itself is only a storage molecule unless its information is utilized, right? It is very important statement. हर सेल, अगर हम हर सेल के अंदर देखें, आप जानते हैं जितने सेल्स है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, सारे सेल्स जो है वो सेम होते हैं. मतलब इनका न्यूक्लियस जो है, उनके न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है और जितने सेल्स है उनमें डीएनए सेम होता है, राइट? सपोज करें एक हमारे पास ये है लिवर सेल्स, एल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. यहाँ पर दूसरा सेल है, उसका जो न्यूक्लियस है वहाँ पर ये जो सेल है ये सपोज करिए ये है मसल सेल, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ. तो अब इसका जो डीएनए है और इसका जो डीएनए है ये दोनों सेम है. अगर इसमें 25,000 जीन्स प्रेजेंट है तो इसमें भी 25,000 जीन्स प्रेजेंट है. अगर इसमें हमारे पास सपोज करें जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं तो ये सारे जीन्स भी एक्सप्रेस हो सकते हैं. तो फिर ये जो सेल्स है ये मसल्स के लिए स्पेसिफाई क्यों है और ये लिवर के लिए क्यों स्पेसिफाई है, इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पर 25,000 जीन्स यहाँ पर भी है और दूसरे सेल्स में भी यहाँ पर भी 25,000 जीन सपोज करे हैं. इसके डीएनए में भी डीएनए दोनों का सेम है. फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं आमतौर पर इनमें वो जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते. मतलब ये है कि ये जीन्स रेगुलेट होते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होता है, इसके आरएनए नहीं बनता क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर लिवर के अंदर है तो लिवर के अंदर स्पेशल टाइप के एंजाइम्स हमें चाहिए होंगे, स्पेशल टाइप्स के फंक्शनलिटीज़ चाहिए होंगे. तो फिर यहाँ पर वो उस फंक्शनलिटीज़ के मुताबिक, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जीन्स एक्टिव होते हैं. लेकिन साथ साथ दूसरे जीन्स जो कि मसल्स से रिलेटेड जीन्स और स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाते हैं वो जीन्स पर यहाँ पर ऑफ होते हैं. इन जीन का यहाँ पर ऑफ होना और यहाँ पर ऑन होना, और ये डीएनए के लेवल पर अगर हो, डीएनए से आरएनए के लेवल पर ये सब कुछ मैनेज हो रहा हो तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन. अब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जानते हैं कि हर एक जितने डीएनए हैं, पहली बात तो ये है कि डीएनए एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है. अगर इसकी ट्रांसक्रिप्शन ना हो तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर इसका यूटिलाइजेशन हद से ज़्यादा हो जाए फिर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन begins with transcription where a specific segment of DNA आप जानते हैं this is also called as gene is copied into RNA. However, the cell cannot afford to transcribe all gene continuously because that would produce enormous waste of energy, metabolites, amino acids, nucleotide in cellular space, right? देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इसको आपने अगर पढ़ लिया, नोट कर लिया हो, समझ लिया हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको जवाब देता है वाई ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इज नीडेड, वाई ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. तो इसमें मैंने जो समझाया है वही चीज़ इसमें है, थोड़ा सा मैंने सिंपल अल्फाज में आपको समझाया है. तो मतलब ये है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट ना किया जाए, ये जीन्स 25,000 जीन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कुछ जीन्स की हमें यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है तो वो जीन्स यहाँ पर ऑफ हो जाते हैं. अगर सपोज करें वो जीन्स यहाँ पर ऑफ नहीं हो रहे बल्कि कंटिन्यूसली वो भी मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, तो आरएनए लेवल पर भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन आरएनए से प्रोटीन लेवल पर भी. लेकिन हमारे पास फिर भी बहुत बड़ा जो है वेस्ट मटेरियल जहाँ पर यहाँ पर जमा होगा जो किसी काम का नहीं होगा क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर वो बन रहे हैं तो फिर ये वेस्ट होगा और ये सेल के ऊपर एक बोझ होगा. तो इस वेस्ट को कंट्रोल करना है, इसको मैनेज करना है ताकि फजूल, इस वेस्ट को बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगी. फजूल एनर्जी ज़ाया करना और वेस्ट बनाना, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, इन सारी चीज़ों को रोकना है ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो फजूल में ना बने. तो ये मतलब ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन. फिर ये जो हम कह रहे हैं कि मतलब कुछ जीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं और कुछ नहीं होते, तो ये जो एक्टिवेट हो रहे हैं ये कहाँ से एक्टिवेट होते हैं. देखिए हमारे बॉडी में अगर हम ये समझे कि इट इज़ अ सेल एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म आप समझे और ये जो है ये न्यूक्लियस समझे.
तो यहाँ पर क्या होता है कि बाहर हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रॉपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। बाहर से ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हार्मोन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच होते हैं। रिसेप्टर्स से अटैच होने के बाद ये प्रॉपर सिग्नल जो है वो देते हैं हमारे जीन्स को, राइट। क्या करते हैं, जीन्स को जो है एक प्रॉपर सिग्नल देते हैं, और जब जीन्स को सिग्नल देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जीन्स जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्टिवेट हो जाता है वहाँ पर, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ कुछ स्पेशल फैक्टर्स जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है, और एक स्पेशल जीन को, हर फैक्टर जो बाहर से जो सिग्नल आता है, हर सिग्नल एक जीन के लिए स्पेसिफाई होता है। तो अगर वो सिग्नल बाहर से आता है तो फिर वो पर्टिकुलर जीन ट्रांसक्राइब होगा, और अगर वो सिग्नल बाहर से नहीं आता तो पर्टिकुलर जीन ट्रांसक्राइब नहीं होगा। मतलब ये है कि उससे आरएनए नहीं बनेगा। अब ये वाला जो सिचुएशन है, ये तो हमें इससे अंदाजा हो रहा है कि हर सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है डिपेंड्स ऑन सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, या मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो सेल के अंदर भी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल होंगे टू द जीन, जीन के ऊपर बाहर से वो सिग्नल आएंगे, तब वो प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अगर सिग्नल नहीं आएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं होगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इज नीडेड। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन डिटरमाइंस व्हाई ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन इज नीडेड। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन डिटरमाइंस व्हिच जीन्स शुड बी एक्टिव। ये तो मैंने समझाया है आपको, फिर खैर समझे। ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन से हमें ये पता चलता है कि किस जीन को एक्टिव होना है, व्हेन इट शुड बिकम एक्टिव, व्हिच, कौन सा जीन, कब, राइट, व्हेन, इन व्हिच सेल इट शुड वर्क, और इसको किस सेल में काम करना चाहिए। मैं इस तरह मैंने जो एग्जांपल दिया है, फिर यहाँ पर फिर वही एग्जांपल है, हाउ मच आरएनए शुड बी सिंथेसाइज्ड, आरएनए कितना सिंथेसाइज होना चाहिए। दिस रेगुलेशन इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सेल स्पेशलाइजेशन। ये मॉलिक्यूलर बेसिस है सेल स्पेशलाइजेशन का। आपकी आईज में जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, लिवर्स के सेल्स डिफरेंट होते हैं, उसके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, हालांकि डीएनए सबका सेम होता है। हार्ट में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो अलग से काम करते हैं, डिफरेंट होते हैं। आपकी किडनीज में जो सेल्स होते हैं वो अलग से काम करते हैं, डिफरेंट होते हैं फंक्शंस के लिहाज से। सिमिलरली मसल सेल्स डिफरेंट होते हैं। तो मतलब ये है कि हर सेल डिफरेंट होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की वजह से उनके फंक्शन जो है वो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाते हैं। तो ये जीन कब जो है वो जीन एक्टिव होना है, किस तरह एक्टिव होना है, कौन किस सेल के अंदर एक्टिव होना है, कितना आरएनए बनाना है, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। ये सब कुछ जो है ये ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेट होता है। एग्जांपल हमारे पास न्यूरॉन्स, लिवर सेल्स, मसल सेल्स all contains nearly identical DNA, yet their structures and function differ dramatically. This occurs because different sets of genes are transcribed in different cells. ये ना आप नहीं कह सकते कि एक जीन है, सपोज करें आप कह सकते हैं जीन ए और जीन बी और जीन सी, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तीनों जीन जो है वो न्यूरॉन सेल्स में भी एक्टिव होंगे, ये तीनों जीन जो है वो हमारे पास ब्रेन सेल्स में भी क्या नाम है मसल सेल्स में भी एक्टिव होंगे, और ये तीनों जीन्स जो है वो किसी दूसरे सेल के अंदर भी एक्टिव होंगे। ये पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अब ये देखें, ये चीज़ें जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो या जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो स्पेशलाइज्ड होता है सेल फ्रॉम सेल टू सेल, राइट। अगर सपोज करिए एक सेल है, ये यू कैन से मसल सेल है, मसल सेल का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मसल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, उनमें वो प्रोटीन्स बनेंगे, वो चीज़ें बनेगी। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दी तो उसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसमें वो जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होंगे, वो जीन्स आरएनए बनाएंगे जो कि हमारे पास क्या होंगे, जो कि हमें उनकी जो है वो स्ट्रक्चर में मतलब अगर हेल्प दे सकते हो तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बनेगा, और इससे फाइनली हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो वजूद में आएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक। अगर समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा तो ओके, तो मतलब ये है कि अगर सपोज करें ये मसल सेल्स ना हो, ये कोई दूसरा लिवर सेल है, तो लिवर सेल में स्ट्रक्चरल प्रोटीन के ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पर एंजाइमेटिक प्रोटीन्स
की ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, तो ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये जो जीन्स एक्टिवेट होंगे वो फिर दूसरी तरह के जीन्स होंगे, वो फिर स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं होंगे, बल्कि वही स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर ऑफ होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है व्हाई द सेल रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन एंड इंस्टेड ऑफ लेटर स्टेप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने समझना है। देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारे पास दो तीन डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इस तरह पहले मैंने आप लोगों को अभी समझाया कि एक डीएनए होता है, डीएनए से फिर आरएनए बनता है और फिर इसके बाद प्रोटीन भी बन सकता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि डीएनए से आरएनए बन जाए। आरएनए जो है प्रीमेच्योर होता है और बाद में वो आरएनए मेच्योर हो जाता है, उसमें टेल और हेड जो है वो अटैच हो जाता है, यानी प्रोटेक्ट हो जाता है मेच्योर आरएनए। और इसके बाद वो मेच्योर आरएनए स्प्लाइसिंग वगैरह होने के बाद वो फिर साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में इसकी जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सवाल जो है, सवाल का मतलब पहले समझिए, व्हाई सेल रेगुलेट्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेज है सेल के अंदर, मतलब डीएनए से आरएनए तक का जो स्टेज है, ये क्यों रेगुलेट किया जाता है आमतौर पर। मतलब बाद में भी इसको रिड्यूस तो किया जा सकता है, इसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आरएनए बन जाए तो इन प्रोटीन्स, इन राइबोसोम्स वगैरह के ऊपर भी प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सकता है ताकि प्रोटीन ना बने। और ये तो आप समझते हैं कि आरएनए का मेन मकसद तो प्रोटीन बनाना है। अगर हमें प्रोटीन नहीं चाहिए तो फिर हम आरएनए को क्यों स्टॉप करते हैं, आरएनए के बनने का अमल क्यों स्टॉप करते हैं, इसको क्यों रेगुलेट करते हैं। सवाल ये है कि हम प्रोटीन के बनने का प्रोसेस या इसके बनने का जो प्रोसेस है इसको रेगुलेट क्यों नहीं किया जाता। तो इसका जवाब कुछ इस तरह होगा कि सेल कैन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एट मल्टीपल स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टेज है, इसके ऊपर भी इसको रेगुलेट किया जा सकता है। आरएनए प्रोसेसिंग का जो स्टेज है यहाँ पर भी रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब अगर ये आरएनए हमारे पास बन जाए प्री एमआरएनए, तो इसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू मैच्योर आरएनए एंड बाद में हमारे पास जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी आ सकता है। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस मतलब ये है कि अगर आरएनए सपोज करे यहाँ से ये वाला आरएनए जो है मैच्योर हो जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक भी इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब प्रोटीन बनने का प्रोसेस रोक सकते हैं। और अगर सपोज करे प्रोटीन्स भी बन जाए तो फिर हम प्रोटीन्स का प्रोसेस भी सेल्स के अंदर रोका जा सकता है। बट transcription regulation is the most economical control point because if transcription is stopped early, the cell avoid wasting resources or unnecessary RNA and proteins। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब भी बहुत सिंपल है, सिंपल जवाब है, आपको ये जवाब समझ आया होगा। मतलब ये है कि अगर सपोज करे ये प्रोसेस यहाँ से हो रहा है आरएनए, मतलब ये जो है वो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन हमारे पास वजूद में आ रहे हैं, सही है। तो इसको हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर इस जीन की ज़रूरत ना हो, इस प्रोटीन की हमें ज़रूरत ना हो, फिर ये आरएनए क्यों बने। अगर इस प्रोटीन की ज़रूरत ना हो तो इस आरएनए की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये प्रोटीन नहीं चाहिए तो इसको ख़त्म करना, डिफरेंट स्टेजेस पर इसको ख़त्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हम स्टेज जिसके ऊपर हम बात करें वो ये वाला स्टेज है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन बाद में भी इसको जो डिफरेंट स्टेजेस है, आरएनए प्रोसेसिंग है जहाँ पर आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, पॉली एडेनाइलेशन होती है या कैपिंग होती है, तो उस प्रोसेस में भी इसको रोका जा सकता है या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और बाद में प्रोटीन को भी डिग्रेड किया जा सकता है अगर इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट करना ज़रूरी इसलिए है कि ये सारी चीज़ें क्यों बने। ये जो प्रोडक्ट है अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर इसकी ये बने क्यों, क्योंकि अगर ये बन रहे हैं तो फिर तो हमारा एनर्जी ज़ाया होगा फजूल में, इसकी बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अगर ना बन जाए तो इसका ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, हमारे रिसोर्सेज सेल के अंदर ज़ाया नहीं होंगे, एनर्जी ज़ाया नहीं होगी, न्यूक्लियोटाइड्स फजूल में ज़ाया नहीं होंगे, वो किसी रिक्वायरमेंट के वक्त जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मेरे ख्याल में आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। ओके, अच्छा,
तो बोर नहीं होना है आपने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। और कभी कभी जो निकम्मे बच्चे होते हैं उनको चीज़ें आप जितने भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाए, जितना भी उनके साथ मेहनत करे, मोटिवेशन के साथ पढ़ाए, दिल लगा के पढ़ाए, उनसे उनके सर में कुछ भी उतरने वाला नहीं होता। आप लोगों ने अच्छे बच्चे जो है वो बनना है, समझना है चीज़ों को और मोटिवेशन के साथ इन चीज़ों को समझना है, ताकि आप लोगों का जो कम्प्लीटली एक नैरेटिव है स्टूडेंट्स के बारे में कि पढ़ते नहीं है, आप लोगों ने इसको चेंज करना है, लोगों को गलत साबित करना है, आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करनी है, चीज़ों को समझना है, राइट। सो आप खुद मोटिवेट होना है, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, खुद मोटिवेट होना है स्टडी करने के लिए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं लेक्चर रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 15 तक, वो अपना नाम और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो फर्स्ट वर्ड है MOL, मोल फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जिसका नाम अगर हो जोहेब, सो वो मोल डॉट जोहेब रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर 15 तक। इसके बाद मैं और कोड दूंगा रोल नंबर 15 के बाद के स्टूडेंट को, ताकि मुझे पता चले कि आप लेक्चर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ओके, फंडामेंटल लॉजिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, इसका लॉजिक क्या है? फंडामेंटल लॉजिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, at its core transcription regulation depends on one simple principle: RNA polymerase cannot efficiently transcribe DNA unless regulatory conditions are favorable. Therefore, the cell control transcription mainly by controlling RNA polymerase access to DNA, binding of regulatory protein, chromatin structure, DNA accessibility, interaction between transcription factors. And prokaryotes regulation is relatively direct because DNA is naked, and eukaryotes regulation becomes highly complex because DNA is tightly packed into chromatin. देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मैं समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से, आपने सिर्फ गौर से देखना है, अपने रजिस्टर कॉपी आपके पास होनी चाहिए, चीज़ों को नोट करते जाइए, आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आने वाली वो चीज़, सही है ना, आपके दिमाग में उतरने वाली चीज़। Okay, transcription regulation depends on one simple principle: RNA polymerase cannot efficiently transcribe DNA unless regulatory conditions are favorable. हमारे पास देखिए RNA है, सॉरी DNA है, डबल स्टैंडर्ड DNA, जिसके बारे में आप समझते हैं ये DNA, आप ख्वाब में भी DNA करेंगे। तो ये DNA जो है, अगर इससे सपोज करिए हमें इसका ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, हमें इसका एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगल RNA कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो इस RNA बनाने के लिए यहाँ पर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का होना चाहिए, ठीक है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का होना यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। अगर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ना हो तो फिर ये हमारे पास कभी भी ये नहीं बन सकता। लेकिन RNA पॉलीमरेज भी सिंगल फैक्टर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास और भी फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको हम कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वगैरह वगैरह 2H, हमारे पास बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो इसको गाइड करते हैं। अगर हमने इसको रेगुलेट करना हो, सेल ने रेगुलेट करना हो, तो सेल इसको रेगुलेट करता है इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लेवल। पहला तो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लेवल पर इसको रेगुलेट किया जा सकता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करे, किसी तरीके से स्टॉप करे, बाकी पूरा प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। या आगे यहाँ पर जो प्रमोटर होता है, यहाँ पर जो प्रमोटर होता है डीएनए में, आरएनए पॉलीमरेज के सामने कोई ऐसा फैक्टर, यहाँ पर कोई रिप्रेसर प्रोटीन आ जाए कि आरएनए पॉलीमरेज इसकी वजह से आगे मूव न कर पाए, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो आगे प्रोसेस नहीं जाएगा। इसके अलावा ये तो मैं अब आप समझ गए होंगे कि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। अब क्रोमोसोम जितना कंडेंस हो, मतलब जो डीएनए हो, अगर डीएनए इस तरह से आपको कंडेंस स्ट्रक्चर डीएनए का नजर आ रहा हो, तो फिर इसमें से वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, आरएनए पॉलीमरेज है, इसका कोई एक्सेस ही नहीं होगा ना एक पर्टिकुलर जीन तक। अगर
आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो डीएनए है वो इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, इससे बॉन्डेड है, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका ये दोनों जो है ये कंप्लीटली इसकी यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं इसका एक हमारे पास फर्दर इसकी की हुई है, कॉइलिंग हुई है, तो ये सुपर कॉइलिंग है। और अगर एक जीन चाहे, एक जीन यहाँ पर जो है वो एक्सप्रेस होना चाहे, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आप मुझे बता दें कि ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर आसान होगी, मतलब ए पर, या ट्रांसक्रिप्शन बी पर जो है वो आसान होगी, ओपन एरिया पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आसान होगा। डेफिनेटली यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बी पर आसान होगा। आरएनए पॉलीमरेज के लिए पूरा रास्ता खोला हुआ है, आसानी से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, अपना काम शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए पूरा एक्सपोज है, जो जीन है वो एक्सपोज है। मसला यहाँ पर है, तो मतलब यह है कि रेगुलेशन chromatin level, chromatin structure is also important and ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन। अगर एक जीन ने कुछ खास जीन्स है उन्होंने ट्रांसक्राइब नहीं होना, उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्पैक्ट बन जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज का वहां तक एक्सेस भी नहीं होता। तो उस लेवल पर भी इसका जो है वो आमतौर पर रेगुलेट किया जा सकता है। डीएनए एक्सेसिबिलिटी, इसको हम कहते हैं कि क्या आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस रखता है, पहुंच, इसका कोई पहुंच है तो पर्टिकुलर जीन या नहीं है। यहाँ तक नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मौजूद जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस नहीं होंगे, और ये जो जीन्स जो जहाँ तक आरएनए पॉलीमरेज की इजी एक्सेस है, यहाँ सारे जीन्स जो है वो आसानी से जो है वो एक्सप्रेस हो सकेंगे। ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में सिंपल है थोड़ा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है तो सेल के अंदर जो डीएनए है वो नेक्ट फॉर्म में पाया जाता है। नेक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो पूरा जो डीएनए है उसका साइज कम भी होता है, एक्सॉन वगैरह भी नहीं होते, इंट्रॉन सॉरी, तो आसानी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है और के आगे जो है वो प्रोसेस जा सकता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स रेगुलेशन बिकम हाईली कॉम्प्लेक्स, ये सारे मसले यूकैरियोट्स में होते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ मसाइल आ जाते हैं क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। इसके अलावा रेगुलेटरी प्रोटीन इसके ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है और इसके अलावा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल केसेस में भी कभी कभी जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो आगे प्रोसेस जो है वो रोका जा सकता है। तो इस वजह से हमारे जो यूकैरियोट्स है उसमें प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बनिस्बत प्रोकैरियोट्स। तो ये लॉजिक है, फंडामेंटल लॉजिक ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन आप लोगों ने समझ चुके होंगे। आपने समझना क्या है, सेल रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन इंस्टेड ऑफ लेटर स्टेजेस, आप लोगों ने फिर बाद में समझना है, इसके ऊपर बात करनी है कि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन जो है किस किस लेवल पर ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जा सकता है, राइट किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट किया जा सकता है, उसके कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिया, आगे हम इनको मज़ीद डिटेल से देखते हैं। तो अब इसके अलावा हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन ये तो डीएनए लेवल पर है, आगे हम भी क्रोमेटिन वगैरह वगैरह के ऊपर थोड़ा सा आगे भी हम बात करेंगे। हाँ, आगे जो है वो प्रोमोटर को आपने समझना है कि इसको प्रोमोटर लेवल पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक मिनट में टाइम देखता हूँ, ये टाइम क्या हुआ है, ओके 28 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं है, ओके ठीक है। प्रोमोटर द सेंट्रल लैंडिंग साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, ओके बहुत सिंपल है, एक सिंपल लॉजिक है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन ने स्टार्ट होना है, यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, ये जीन है, इस जीन को क्या करना है, इस जीन का जो है हमने बनाना है mRNA, mRNA, ओके ये बनाना है। तो अब क्या होगा कि इसके लिए पहले से एक मौजूद यहाँ पर एक स्पेस होता है, जिसको हम एक सीक्वेंस होता है जिसको हम अपस्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं। अब अपस्ट्रीम सीक्वेंस आप लोगों को मैंने इतना बार बार पढ़ाया है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो रात को जब सो जाते हैं तो हो सकता है वो अपनी नींद में भी अपस्ट्रीम सीक्वेंस सबस्ट्रीम सीक्वेंस मेरे ख्याल में वो करते होंगे। तो a promoter is a specialized DNA sequence located upstream of a gene where RNA polymerase and transcription factor assemble.
The promoter functions like a molecular docking station. Without promoter, RNA polymerase cannot determine where transcription should start, which DNA strand should be used, and which direction transcription need to go. Right, very important point. Right, आप लोगों ने ये पॉइंट को समझना है. अगर आपसे किसी ने पूछा कि ट्रांसक्रिप्शन की क्या जरूरत है, ये तो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन में हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम रेगुलेशन में पढ़ रहे हैं कि प्रोमोटर का भी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में रोल है. इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, इससे पहले हमने ये चीजें पढ़ी है कि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर ऑल ओवर हमने पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में एक तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज को क्या एक्सेस है या नहीं है, जो ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं या फैक्टर जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्या वो चलिए डीएनए डायरेक्टली अवेलेबल है या नहीं है. तो इसके ऊपर हमने बात की इस स्लाइड में. ठीक है ना. इस स्लाइड में हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारा जो डीएनए है इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रोमोटर का क्या रोल है. तो अब इसमें आपका डायरेक्टली कंसर्न है व्हाई प्रोमोटर इज इंपॉर्टेंट. अगर आपसे सवाल पूछा जाए या डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोमोटर एंड डीएनए, सो आप लोगों ने ये 3 पॉइंट जो है वो बोलने नहीं है. सही है. प्रोमोटर गाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को. प्रोमोटर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को गाइड करता है. ये इस तरह गाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज ने कहाँ अटैच होना है. अगर प्रोमोटर ना हो तो आरएनए पॉलीमरेज आंधा होगा, आरएनए पॉलीमरेज की आंखें नहीं होगी, आरएनए पॉलीमरेज को पता ही नहीं होगा कि किधर अटैच होना है. तो ये एक अड्डा होता है, डॉकिंग स्टेशन. ये अड्डा होता है जहां पर गाड़ी खड़ी होती है, जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी. सही है. Which DNA strand should be used, ये जो है ये गाइड भी करता है कि आपने किस डीएनए स्ट्रैंड को क्या करना है, यूज करना है, किस डीएनए स्ट्रैंड को आपने. ऐसा अगर फॉर एग्जांपल प्रोमोटर ना होता तो फिर तो डीएनए इस तरह का एक डीएनए है, किसी भी जगह ये बेचारा आ जाता था. अब इसको नहीं पता कि क्या करना है आगे. सही है ना. हफा है, हफा, अरे हफा नहीं है, खुश है. थोड़े से कान वगैरह भी बना दे ताकि ये और भी खुश हो जाए. अच्छा, पाँव नहीं है. ओके, ये हो गए पाँव. ओ, हाथ. हाय 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 हाय, अब खुश हो गया. ठीक है ना. अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आ जाता है. तो अब ये इन्होंने मतलब अगर प्रमोटर ना होता तब इस बेचारे को क्या पता कि किधर अटैच होना है, क्या करना है. तो ये प्रमोटर ही है, इसको एक स्पेस देता है कि भाई आ जाओ, यहाँ से अब काम स्टार्ट करना है, ये आपका रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक जो है आपने जाना है, आपका डायरेक्शन क्या है, इसको डायरेक्शन भी समझाता है कि सीधा आपका डायरेक्शन ये है. ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर खड़े हो ऊपर की तरफ चले जाए या नीचे आ जाए या पीछे की तरफ, ऐसे नहीं घूमने आपने, बल्कि सीधा आपका डायरेक्शन ये वाला है. इज इट ओके, क्लियर है. तो हमने यहाँ पर जो बात की वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन का, सॉरी प्रोमोटर का क्या रोल है. तो आप लोगों को मैंने प्रोमोटर समझा दिया. ओके, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं प्रोमोटर एंड बैक्टीरिया इज वेल इज प्रोमोटर एंड यूकैरियोट्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप लोगों को मैंने प्रोमोटर समझाया है. अब प्रोमोटर को थोड़ा सा आप लोगों ने इन डेप्थ देखना है. इनके सब बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स पहले मैं समझा चुका हूँ बार बार क्लास में. ठीक है. तो ज़्यादा इंशाल्लाह इसके ऊपर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ समझा चुका हूँ. अगर हम बैक्टीरिया में बात करें, बैक्टीरिया में जो अपस्ट्रीम सीक्वेंस होता है, यहाँ से सपोज करें हमारा जो है ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक प्रोमोटर है, ये जीन है. कुछ चीज़ें पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ, और वो ये है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जीन्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मतलब ज़्यादा जीन्स के लिए एक प्रोमोटर हो सकता है, जिसको हम पॉलीसिस्टोनिक जीन्स या पॉलीसिस्टोनिक डीएनए आमतौर पर कहते हैं. ये हमारे पास पॉलीसिस्टोनिक एक प्रोमोटर, बहुत सारे जीन्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम सीक्वेंस. -10 एलिमेंट्स, -10 न्यूक्लियोटाइड और -15 न्यूक्लियोटाइड. ये जो है ये प्रोमोटर के वो पॉइंट है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर अटैच होंगे और यहाँ से जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यहाँ से प्रोसेस इनिशिएट होगा. दिस इज +1 सीक्वेंस है. मतलब ये वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, जहाँ से हमारे पास जो आरएनए बनेगा पॉलीसिस्टोनिक आरएनए वो वजूद में आएगा.
ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है हमारे पास, जो इसको हम प्रेबनो बॉक्स, ये -10 रीजन को प्रेबनो बॉक्स भी कहते हैं, ये -35 रीजन है। तो इसके साथ जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इंपॉर्टेंट प्रोमोटर एलिमेंट्स includes include data box, cot box, GC box, right? अब अगर हम देखें, the Tata box is especially important because it helps position RNA polymerase. Tata box is important. It helps in positioning RNA polymerase correctly. RNA polymerase 2 especially. आप जानते हैं RNA polymerase 1 होता है हमारे पास, RNA polymerase 2 है और RNA polymerase 3 है, right? तो in case of eukaryotes, RNA polymerase 2 is important for the formation of किसके लिए ज़रूरी होता है? आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 इंपॉर्टेंट है, आरएनए पॉलीमरेज 2 है। तो अ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर अट्रैक्ट आरएनए पॉलीमरेज efficiently producing high transcription rate. A weak promoter bends poorly and generate less RNA, and resultantly a gene will consider to be weak and it will not be able to produce much product. So in this case the genes will be of half expressive nature. अच्छा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये तीन जो है ये हमारे पास, ये आप जानते हैं ना, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। टी स्टैंड फॉर थायमीन, ए एडेनिन, थायमीन एडेनिन। टाटा बॉक्स जहाँ पर होता है वहाँ आमतौर पर अनवाइंडिंग टाटा बॉक्स पर होती है, मतलब जहाँ पर एडेनिन, थायमीन वगैरह ये ज़्यादा होते हैं ना, ये वहाँ पर डीएनए की अनवाइंडिंग होगी। इसका रीज़न ये है कि एक तरफ आपके पास है एडेनिन, दूसरी तरफ है थायमीन, तो इनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ये आसान होता है इज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो हमने बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में इसकी बात की। अब हम आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क अलोन, आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की, लेकिन चलो फिर आपको मैं यही चीज़ डिटेल से समझाता हूँ। डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ का पता हो। अगर आपको कोई बोले कि हाउ आरएनए पॉलीमरेज वर्क्स, तो आपको पता होना चाहिए ये रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट क्यों है। रेगुलेशन में मतलब आरएनए पॉलीमरेज का ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, रेगुलेशन में आपको सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को रेगुलेट नहीं करना है, या आरएनए पॉलीमरेज की रेगुलेशन ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ जो फैक्टर्स है, इसके साथ जो फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करना भी ज़रूरी होता है। तो हमें पहले समझना है कि हाउ आरएनए पॉलीमरेज वर्क्स, देन इसकी रेगुलेशन जो चीज़ें हैं वो भी समझ आ जाएगी। आरएनए पॉलीमरेज वन, अच्छा, ये स्टूडेंट्स में आमतौर पर ये मेजर कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन का आरएनए पॉलीमरेज तो एक एंजाइम है, आ जाता है पूरा प्रोसेस स्टार्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड रियलिटी आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स असिस्टेंस। डीएनए inside cell is enormous. If RNA polymerase randomly resize DNA without guidance, transcription would become inefficient and chaotic. Right? ट्रांसक्रिप्शन का कोई नहीं होगा कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट करना है। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसे एंजाइम है जिसकी ना अपने आंखें हैं, ना अपने हाथ है, ना अपने कान है। ये एक फंक्शनल बॉडी है, लेकिन इसके आंख, कान वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या चाहिए? आंख चाहिए, कान चाहिए, पाँव चाहिए, ठीक है, हाथ चाहिए। और ये आमतौर पर ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, इसके जो आंख के हाथ ऑर्गन्स होते हैं ना, आरएनए पॉलीमरेज के आंखें होते हैं, इसके कान होते हैं, इसके हाथ पाँव पैर होते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ हेल्प करते हैं। दीज प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस एंड गाइड आरएनए पॉलीमरेज टुवर्ड करेक्ट जीन्स। अगर ये ना हो तो आरएनए पॉलीमरेज कभी भी नहीं आ सकता, ये रैंडमली घूमेगा कैओटिकली, कोई इसको नहीं पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हमारे पास स्टार्टर बॉक्स है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन अटैच होगा। जब ये ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाए, इसके बाद हमारे पास ये यहाँ पर आएगा। एंड दीज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर will attach to the upstream enhancer, and eventually they will, all of them will attach to transcription binding protein and RNA polymerase, and after attaching of all these things, the process of transcription will be started. And after that, after attachment of all these factor, this enzymes will be activated, right? जब ये एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पर अनवाइंडिंग होगी और ये एक जीन जो है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के अंदर ये सब कुछ होता है, टाटा बॉक्स वगैरह। तो ये यूकैरियोट्स के अंदर ये सारे फैक्टर है। यूकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोमोटर, एक जीन कंसेप्ट है। एक प्रोमोटर के 2 जीन्स नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज मोनोसिस्टोनिक। ओके,
फैक्टर्स कौन कौन से हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स? देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ डायग्राम से देख लिया, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, मैंने आप लोगों को जस्ट बता दिया कि इस तरह अटैच होते हैं। लेकिन एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होती क्या है, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों ने एडवांस स्टूडेंट्स की तरह समझना है। Okay, these are molecular decision makers. When cells experience stress response to transcription factor become activated and induces genes involved in repair and protection. जीन्स को क्या करते हैं कि भाई आपने एक्टिवेट होना है, इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज वगैरह को गाइड करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D एंड ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन, ये असल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो है, ये जब अटैच हो जाता है किसी डीएनए के साथ, तो ये इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन को गाइड करना होता है। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, एक प्रोमोटर है, इसके साथ 2D जब पहले अटैच हो जाता है तो 2 ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जब अटैच हो जाता है, तो इसको मैं सिर्फ डी के नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये गाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन को, इसके बाद डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर अटैच होगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, ओके इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। मेरा लैपटॉप में थोड़ा सा मसला आ रहा है, देखें चार्ज अगर कम हो तो फिर मैं बाकी रिकॉर्डिंग दूसरी क्लास में करूँ। ओ सॉरी, मेरा जो लैपटॉप है चार्ज ख़त्म हुआ है, तो इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग है ये तो मैंने बहुत कम अभी तक पढ़ाया है। मैं कोशिश करूँगा आगे आप लोगों को जितना भी हो मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊँ। तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं है, बस तकरीबन हाफ रहता है, वो मैं फिर बाद में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तब तक ये काफ़ी है। थैंक यू।